बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तानिया इदरूस और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का इस्तीफ़ा आज आ गया। इस इस्तीफ़े के पीछे कहानी क्या है, हक़ाइक़ क्या है, वो सारे के सारे मैं आज आपके सामने रखने जा रही हूँ, लेकिन उसके लिए आपको इस सारी वीडियो देखना होगी शुरू से लेकर आखिर तक। तानिया इदरूस और डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा क्या ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाएगा, वो इस्तीफ़ा देंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और जब असासे डिक्लेयर किए गए थे सारे SAPMs के, तो उस टाइम पे क्या जो चीज़ें असासे डिक्लेयर करने के बाद सामने आई हैं वो किसी को नहीं मालूम थी। ये जो रीज़न अपने अपने इस्तीफ़ों के अंदर दी गई है, क्या ये रीज़न दुरुस्त है या नहीं है, ये तमाम चीज़ों पे मैं बात करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करना स्टार्ट करूँगी 17 जून को असासे डिक्लेयर करने थे इन तमाम SAPMs ने, और उसके एक दिन बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब ने मेरे प्रोग्राम पर इंटरव्यू दिया। मेरे प्रोग्राम का नाम कैपिटल लाइव विद अनीका कैपिटल TV के ऊपर 8 बजे ऑन एयर हुआ। इस प्रोग्राम में उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने असासे डिक्लेयर कर दिए, और वो बड़े खुले तरीके से, बड़े बबांगे दोहल तरीके से हर किसी को ये बताते हैं कि उनके बाहर असासे भी हैं और वो असासों की बात भी करते हैं। मेरे प्रोग्राम में भी उन्होंने ये बताया कि जी मेरे इतने इतने असासे हैं और ये सारे असासे बाहर हैं। और लोग कोई 7 प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि मेरे 11 जो असासे हैं वो बाहर हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट सबको पता है कि उनकी दोहरी शहरियत है। अब यही बात बहुत सारे और लोगों के बारे में भी पता है। तानिया इदरूस के बारे में किसको नहीं पता था कि उनके पास कनाडा की सिटीजनशिप है, या वो बाहर से आई हैं, उनके पास बाहर की सिटीजनशिप है। इसके अलावा नदीम बाबर हैं, नदीम बाबर के बारे में सबको पता है कि उनकी बाहर की सिटीजनशिप है। उनके पास उनके US पासपोर्ट के ऊपर दुबई का इकामा भी मौजूद है। इसके अलावा उनका तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। और वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि उनके बहुत सारे ऑल मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर और OGDCL के अंदर शेयर्स मौजूद हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला नदीम बाबर साहब का भी उठता रहा है। इसके अलावा उनके ऊपर इल्ज़ाम ये भी है कि वो जो 26 जून को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि नदीम बाबर साहब ने बोला था, और उसके ज़रिए अरबों रुपये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ ने बनाए। अब ये मुबैना तौर पर हुआ। लेकिन आज जो 2 इस्तीफ़े सामने आए हैं उनकी कहानी मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, मेरा NCOC जाना हुआ। उस NCOC के दौरे में मैंने एक बात ऑब्ज़र्व की, और वो बात ये थी कि असद उमर बार बार डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा को झड़के चले जा रहे थे। यानी हम कुछ सहाफ़ी थे, मैं थी, साथ काशिफ अब्बासी थे, महर बुखारी थी, साबिर शाकिर थे, इसके अलावा मालिक थे, और उवैस तौहीद थे, और आसमा शिराजी, और मैं। अच्छा, अब इसके अलावा भी और 2-3 सहाफ़ी थे। हम सारे के सारे सहाफ़ी NCOC में गए जानने के लिए, हमें इनवाइट किया गया कि जाने के आखिर मामला है क्या। अब वहाँ असद उमर साहब प्रिजाइड कर रहे थे। असद उमर साहब प्रिजाइड करते करते जब कोई सवाल किया जाता और उसका जवाब ज़फ़र मिर्ज़ा देने लगते, तो उनको अक्सर झड़क दिया करते। अब ये बात से मैं परेशान बहुत हुई कि एक हेल्थ का SAPM है, कोरोना हेल्थ इशू है, वो जवाब नहीं देने दे रहे हैं उनको, तो ये मामला असल में है क्या, क्या चल रहा है। वहीं से मैंने कोशिश की कि मैं खोज लगाऊं कि आखिर चल क्या रहा है। पता ये चला कि ज़फ़र मिर्ज़ा साहब से PTI के बहुत सारे लोग खुश नहीं थे, और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसलिए खुश नहीं थे बिकॉज़ ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के कुछ मामला डूबियस नज़र आ रहे थे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब भी ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की कारकर्दगी से भी खुश नहीं थे, और एक मामले के ऊपर वज़ीर आज़म साहब का और ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का इख्तलाफ हो गया। वो मामला ये था कि आपको याद है पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ गई थी फार्मास्यूटिकल जो अद्वियात हैं उनकी। इसके अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स की कीमतें भी बहुत बढ़ गई थी, जिसके अंदर जो ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, हार्ट पेशेंट्स की अद्वियात हैं, जो शुगर पेशेंट्स हैं उनकी अद्वियात, ये सारी की सारी कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। ऐसे में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का और इमरान खान साहब का इख्तलाफ इस बात पे हो रहा था कि इमरान खान साहब समझते थे कि ये कीमतें हुकूमत को रेगुलेट करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो अगर हमने फ्री मार्केट कर दिया, कोई भी कीमतें उन लोगों पे छोड़ दी जो ये चीज़ें बनाते हैं, जो अशिया बनाते हैं, तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ है, फिर तो आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिसती चली जाएगी। लेकिन ज़फ़र मिर्ज़ा साहब का जो सोच थी या मौक़िफ़ था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो ये कहते थे कि ये जो कीमतें हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को डिसाइड करने दें, क्योंकि उन्होंने अपनी कीमतें देखनी हैं, उन्होंने अपना लेबर देखना है, उन्होंने हालात देखने हैं, तो ये कीमतें उन तक उनके अंडर होनी चाहिए कि वो डिसाइड करें कि आखिर कीमत क्या होनी है। लेकिन यही मामला नहीं,
भारत से अद्वियात मंगवानी थी, दरामद करनी थी। लाइफ सेविंग ड्रग्स का जब कोरोना वायरस का काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ कि लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगवाना अलाउड है, ये वाले ड्रग्स मंगवा लें, बाकी कोई ड्रग्स अलाउड नहीं है, बाकी किसी किस्म की दवा भारत से नहीं आएगी। अच्छा, इस गार्ड में, लाइफ सेविंग ड्रग्स की गार्ड में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने और भी बहुत सारी अद्वियात वहाँ से दरामद की जो कि अलाउड नहीं थी। अब ये बात पे और ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब को जब पता चली ये बात, तो वज़ीर आज़म साहब अच्छे खासे इसके ऊपर गर्म भी हुए। तो एक तरह से ये मामला वज़ीर आज़म साहब का और ज़फ़र मिर्ज़ा का बहुत अरसे से चल रहा था, कुछ नहीं बन रहे थे मामलात, कुछ मामलात के ऊपर इख्तलाफ था और कुछ कारकर्दगी से बड़ा नाला थे वज़ीर आज़म साहब। लेकिन ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने जाते जाते एक एहसान जताया और वो एहसान अपने ट्वीट के अंदर वो कहते हैं कि मैंने खुद WHO से रिज़ाइन किया सिर्फ वज़ीर आज़म साहब के कहने पर, और मैंने अपनी पूरी तनदही से काम किया, और मैं जिस टाइम पर छोड़ के जा रहा हूँ, रिज़ाइन करके जा रहा हूँ, वो एक ऐसे टाइम पर रिज़ाइन करके जा रहा हूँ जब कोरोना वायरस बिल्कुल कम हो गया है। हम लोगों के तकरीबन 25,000 से ऊपर एक्टिव केसेस हैं और बाकी सारे केसेस जो हैं वो सही हो चुके हैं, वो सेहतयाब हो चुके हैं। तो मैं ये काम करके गया। उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर बड़े सटल तरीके से ये बात कही। तो ये तो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब की कहानी हो गई। ये बड़े अरसे से मामला गड़बड़ चल रहा था और इनका इस्तीफ़ा किसी भी वक्त एक्सपेक्टेड था। अब मैं जब इस्तीफ़े की बात कर रही हूँ तो आप इसको इस्तीफ़ा बिल्कुल ना समझें, ये इस्तीफ़ा बिल्कुल नहीं था, ये फोर्स्ड रेजिग्नेशन था। उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया और उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, वो भी अंडर प्रेशर। दूसरा, आपको याद होगा यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब थे, वो मीडिया के मामलात को हैंडल किया करते थे, वज़ीर आज़म साहब के भी बड़े अच्छे दोस्त के तौर पर मशहूर थे। उनके इस्तीफ़े की भी कुछ अर्से पहले ख़बर आई थी कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। वो इस्तीफ़ा भी लिया गया था, वो भी उनकी मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म साहब से रात को, और उसी के कुछ घंटों बाद जो है वो उनके रेजिग्नेशन की खबर आ गई थी। तो वो इस्तीफ़ा भी लिया गया था, दिया नहीं गया था। इसके बाद फिरदौस आशिक अवान जो कि इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट के हवाले से SAPM थी, उनका इस्तीफ़ा भी सामने आया था माजी में, वो भी इस्तीफ़ा लिया गया था, दिया नहीं गया था। अच्छा, अब तानिया इदरूस के इस्तीफ़े पे आते हैं। उमर आर कुरैशी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर ये खबर ब्रेक की कि तानिया इदरूस जो है वो जिस तारीख़ को फरवरी में वो बनी है, एंड ऑफ फरवरी के अंदर स्पेशल असिस्टेंट, और उस टाइम पर उससे एक दिन कबल उन्होंने एक SCCP के अंदर उनकी एक कंपनी रजिस्टर होती है जिसके अंदर तानिया इदरूस, जहांगीर खान तरीन के एक वकील और एक और शख्स जो कि करीम के CEO हैं, वो डायरेक्टर्स होते हैं, और डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन के नाम से ये कंपनी SCCP में रजिस्टर की जाती है। और डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की ये कंपनी रजिस्टर की जाती है, अगले ही दिन तानिया इदरूस एक पब्लिक ओहदा संभाल लेती हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो वहीं पहले दिन से शुरू हो गया, बल्कि पहले दिन से क्या, पहले दिन से एक दिन पहले से शुरू हो गया कि आपको पता है कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो रहा है और आप जो है वो अपनी एक कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक मज़े की बात ये बताऊँ कि तानिया इदरूस से मेरी कुछ अरसे से उनकी टीम से बात चल रही थी कि आप मुझे इंटरव्यू दें, मुझे आपकी शहरियत पे जो आपके असासे हैं, इसके अलावा डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन, इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो सारों के ऊपर मुझे कुछ जवाबात चाहिए, आप मुझे इंटरव्यू दें मेरे प्रोग्राम के अंदर कैपिटल TV। ये प्रोग्राम डन हो गया, कंप्लीटली पक्का हो गया। ट्यूसडे को 7 बजे का टाइम दे दिया गया, यानी आज वेंसडे है, कल 7 बजे हमने ये शो रिकॉर्ड करना था, और आज का जो मेरा 8 बजे का प्रोग्राम कैपिटल TV पे चलना था, इसके अंदर तानिया इदरूस ने आना था और ये मेरी मेहमान होनी थी। लेकिन एंड जब कंफर्मेशन की कॉल आती है उसके कुछ घंटे बाद मुझे बताया जाता है नहीं जी, ट्यूसडे को ये 7 बजे वाला प्रोग्राम नहीं हो सकेगा, तानिया की कुछ मसरूफियात आ गई हैं, कुछ बहुत ज़्यादा स्टक हो गई हैं मामलात में, ईद आने वाली है, ईद से पहले पहले कुछ मामलात उनको निपटाने हैं, तो एक काम करते हैं, हम ईद के बाद कंफर्म विदाउट एनी डाउट इंटरव्यू आपके चैनल पर, आपके प्रोग्राम के अंदर सिर्फ देंगे, इससे पहले हम किसी भी चैनल पर कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। मेरे से यहाँ तक ये बात की गई। लेकिन
इस बात से मुझे ऐसा अंदाज़ा हुआ कि तानिया इदरूस दूर दूर तक उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि उनसे रेजिग्नेशन इतनी जल्दी ले लिया जाएगा। वो ये समझ रही थी कि ईद के बाद तक वो SAPM होंगी डिजिटल पाकिस्तान पे, इसीलिए उन्होंने मुझसे इंटरव्यू की जो है वो कमिटमेंट की। अब वो वाली बात तो रह गई अपनी जगह पर, रेजिग्नेशन आ गया। तानिया इदरूस जो है उनको स्पेशल गूगल से लेकर आया गया था, उनकी कनेडियन सिटीजनशिप थी, वो वहीं की पैदाइश थी। अच्छा, सिटीजनशिप सिर्फ उनकी बाहर की नहीं है, उन्होंने अपने इस्तीफे में रीज़न ये लिखी है कि इसलिए क्योंकि ये सिटीजनशिप का मामला बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ। तो इस मंतक के तहत तो शायद जुल्फी बुखारी साहब को भी छोड़ देना चाहिए, नदीम बाबर को भी छोड़ देना चाहिए, डॉक्टर शहबाज गिल के पास ग्रीन कार्ड है उनको भी छोड़ देना चाहिए, मोहिद यूसुफ के पास जो ग्रीन कार्ड है उनको भी छोड़ देना चाहिए, फिर नदीम अफजल चंद साहब हैं उनके पास कनेडियन परमानेंट रेजिडेंस है, उनको भी सबको छोड़ देना चाहिए। इस तरह तो आधे से ज़्यादा, मतलब 15 में से 7 तो ऐसे हैं जिनके पास जिनके पास कोई ना कोई बाहर की या तो सिटीजनशिप है या फिर ग्रीन कार्ड है या परमानेंट रेजिडेंस है या इकामा, जो मर्जी आपने उसको नाम देना है, वो मौजूद है। लेकिन तानिया इदरूस के साथ जो मसला चल रहा था वो ये ऑफकोर्स ये सारे डिजिटल पाकिस्तान के इश्यूज़ जो बन रहे थे, DPF फाउंडेशन, फिर जहांगीर खान तरीन साहब जब चले गए तो उसके बाद ये कंफर्म था कि उनके साथ जो जो शख्स करीब है वो भी या तो चलता बनेगा या उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल कर दिया जाएगा। अभी मैं आपको एक बड़ी ख़बर देने लगी हूँ और वो बड़ी ख़बर मैं आपको इस वीडियो के एंड पे दूंगी। लेकिन आप ये भी आपके जहन में होना चाहिए कि जहांगीर खान तरीन साहब के करीब फवाद चौधरी भी बहुत थे और फवाद चौधरी को जहांगीर खान तरीन साहब का ही जो है वो इम्पोर्टेंट शख्स समझा जाता था। आजकल आप कुछ अरसे से फवाद चौधरी की बातें और ट्वीट्स भी पढ़ें तो आपको लगता है कि जैसे हुकूमती पॉलिसी से थोड़ी फ्रिक्शन है, थोड़ा इख्तलाफ है, थोड़ा तनाव है और वो जो डिस्टेंस है वो बड़ा वाज़े नज़र आता है। तो जहांगीर खान तरीन साहब के बाद जितने भी उनके आसपास के लोग थे उनके लिए काम करना मुश्किल हो गया या उनके लिए माहौल साजगार नहीं रहा। तो ये इन्हीं लोगों में से एक फवाद चौधरी भी है। अब जो खबर मैंने आपको देनी है वो ये देनी है कि ये 2 इस्तीफ़े आ गए, ये 2 इस्तीफ़े आखिर नहीं है, इसके बाद भी 3-4 इस्तीफ़े आएंगे, कुछ ईद के बाद आएंगे, कुछ इस साल के अख्ताम पर आएंगे, लेकिन ये इस्तीफ़े डन है। नाम मैं आपको आने वाली वीडियोस में साथ साथ बताती जाऊंगी, लेकिन ये मेरे सोर्सेज ने कंफर्म कर दिया है कि इस्तीफ़े और भी हैं अभी। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत सारी खबरें लेकर मैं आपके सामने हाजिर होती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसके अलावा बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।